अच्छा, आज हमने अपना जो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है वो नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली है हमारा, वो है कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कस्टमर पोर्टफोलियो होता क्या है और इसको मैनेज करने का तरीकाकार क्या है, ठीक है। और इसकी दो टाइप्स हैं, कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट के हवाले से, उन चीज़ों के हवाले से हम लोग ने देखा है इस चैप्टर के अंदर। कस्टमर पोर्टफोलियो डेफिनेशन। पोर्टफोलियो का जो लफ्ज़ी मतलब है, पोर्टफोलियो का लफ्ज़ी मतलब है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रिलेटेड थिंग्स, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। जैसे बिजनेस पोर्टफोलियो से मुराद होता है कि जी कितने बिजनेस हैं मेरे। इसी तरह जो है कस्टमर पोर्टफोलियो से मुराद है द कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कस्टमर ग्रुप्स दैट कंप्राइज ए बिजनेस एंटायर कस्टमर बेस। अच्छा, एक्सक्लूसिव कस्टमर ग्रुप से मुराद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप से मुराद है, आपको अगर थोड़ा इसका आइडिया दूँ तो वो ये है कि आप पहले कस्टमर्स को ग्रुप करते हो आपस में, और उनकी बेस ऑन देयर सिमिलैरिटीज़, और उसके बाद जितने भी आपके ग्रुप्स बनते हैं उन ग्रुप्स को वो आपस में एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से मुख्तलिफ होता है बेस्ड ऑन कस्टमर्स करेक्टरिस्टिक्स, लेकिन विद इन ग्रुप कस्टमर्स के जो है ना आपस में सिमिलैरिटीज़ होती हैं। इन जितने भी हमारे टोटल कस्टमर्स हैं, जितने भी हमारे कस्टमर की कैटेगरीज हमारे पास मौजूद हैं, उन सब कस्टमर्स को हम लोग कहते हैं कलेक्टिवली कस्टमर पोर्टफोलियो। कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं ये हमारा पोर्टफोलियो, ये तरह के हमारे कस्टमर्स हैं। और हमारा जितना भी बिज़नेस है वो बिज़नेस बेस करता है कस्टमर पोर्टफोलियो के ऊपर, बेस करता है कि हम जितना अच्छा हमने पोर्टफोलियो मैनेज किया हुआ होगा उतना हमारा जो है ना वो बिज़नेस ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। कस्टमर पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कस्टमर ग्रुप दैट कंप्राइजेज बिजनेस एंटायर कस्टमर बेस। ओके, कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो हैं कस्टमर पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से मैनेज करने के, कि आप अपने बिज़नेस की जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकें। ऑप्टिमाइज़ करने से मुराद कि उसको बेहतर से बेहतर बना सकें। आप जो है कस्टमर के साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप मेंटेन करें। जब कस्टमर के साथ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि जी हमारा कस्टमर भी सेटिस्फाइड होगा, हम लोग भी एज ए बिजनेसमैन सेटिस्फाई होंगे, एज ए मार्केटर सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते जाएंगे। एक तो ये जो है ना बेसिकली हमारा सबसे जो मेजर ऑब्जेक्टिव है कि हमने अपने बिज़नेस की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। वेदर दैट मीन्स सेल ग्रोथ, चाहे इसमें हमारी सेल ग्रोथ भी आ जाती है, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ करना भी आ जाता है, या अपने ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करना भी आ जाता है। कोई भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, उनको अगर आपने अच्छे तरीके से मेंटेन करना है, आपने उनको उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, तो आपको अपना कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अच्छे तरीके से जो है ना वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा आपको। दूसरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जी आप अपने कस्टमर्स की नीड के मुताबिक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके कस्टमर को क्या चाहिए, आप इस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ को समझने के बाद आप कस्टमर को उसकी डिज़ायर्ड वैल्यू जब प्रोवाइड कर देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपके कस्टमर पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मैनेज करने का। अच्छा, अब कस्टमर को क्या चाहिए, हमने कैसे प्रोवाइड करना है चीज़ें, इसमें सारा का सारा हमारा जो मार्केटिंग रिसर्च का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मार्केट रिसर्च आपको पता क्या होती है, और डाटाबेस, हमने अभी जो कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस पढ़ा है, आप लोग उसमें डाटाबेस मैनेज करते हैं। डाटाबेस में कस्टमर की जो है ना नीड्स को अच्छे तरीके से समझने में आपको हेल्प हो सकती है। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, डिफरेंट सोर्सेज से जब डाटा कलेक्ट करते हैं उस बेस पे आप लोग अपने सेगमेंटेशन करते हैं। सेगमेंटेशन के बाद जो है ना फिर आप अपना कस्टमर को जो डिज़ायर्ड वैल्यू है वो डिज़ायर्ड वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये जो दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव है हमारे कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। बेसिक डिसिप्लिन्स ऑफ कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जब हमने कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेज करने की बात करते हैं तो उसमें हम लोग 5 बेसिक जो काम हैं, हम 5 मेजर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम लोग करते हैं। वो 5 मेजर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। हमारी सबसे पहली जो मेजर एक्टिविटी है हमारी कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की वो है मार्केट सेगमेंटेशन। हम मार्केट को सेगमेंटाइज करते हैं। दूसरी मेजर एक्टिविटी हम लोग करते हैं सेल्स को फोरकास्ट करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखते हैं। उसके बाद कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू एस्टिमेशन करते हैं और डाटा माइनिंग करते हैं कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में।
डाटा माइनिंग क्या होती है ये अभी लास्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं। डाटा माइनिंग की जो तरीकाकार हैं, कुछ अप्रोचेस भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हो सकता है हम थोड़ी सी मज़ीद डिटेल जो है ना उसकी देखें डाटा माइनिंग की। अभी वन बाय वन हम इन डिसिप्लिन्स को जो है ना वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है। मार्केट सेगमेंटेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होगी, लाजमी पढ़ी होगी कि सेगमेंटेशन क्या होती है। Segmentation is the process of dividing a market into more or less homogeneous subset of which it is possible to create different value proposition. टोटल मार्केट को आप डिवाइड करते हैं कस्टमर ग्रुप्स में, और वो किस बेस पर करते हैं? बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज़ बिटवीन कस्टमर्स की आपस में जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, उन सिमिलरिटीज़ के बेस पे आप जो है अपनी मार्केट को डिवाइड करते हैं बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। इस प्रोसेस को इस जो है वो इस ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन क्यों ज़रूरी है? सेगमेंटेशन की इंपॉर्टेंस भी आप लोगों ने लाजमी पहले पढ़ी होगी। सेगमेंटेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जो है अपने मार्केट को, अपने कस्टमर्स को अच्छे तरीके से समझ सकें और जो वैल्यू उसको चाहिए वो वैल्यू उसको प्रोवाइड कर सकें विद इन मिनिमम रिसोर्सेज, यानी कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। आपके कस्टमर को क्या चाहिए, आपने वो चीज़ कस्टमर को प्रोवाइड करनी है मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करते हुए। अगर आप प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं करेंगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा एफर्ट करनी पड़े, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने पड़े कस्टमर को नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। इसलिए सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी ये है कि आप अपनी मार्केट को सेगमेंटाइज कर लेते हैं बिटवीन डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स, ताकि आप लोग जो है कस्टमर को डिज़ायर्ड वैल्यू प्रोवाइड कर सकें और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप आप कस्टमर के साथ बना सकें। आपकी दो तरह की आपने अगर अपने मार्केट को सेगमेंटाइज करना है, दो तरह की आपकी उसमें जो है ना वो हो सकती है, अप्रोच हो सकती है कि हमने इसको किस तरीके से सेगमेंट बनाने हैं। पहला तरीका तो यह है इंट्यूशन बेस्ड, दूसरा है डाटा बेस्ड। इंट्यूशन बोलते हैं आमतौर पर इल्हाम को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंट्यूशन बेस्ड मुराद ये है कि जो मार्केटर है, जो बिजनेसमैन है, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेस पे, अपने नॉलेज की बेस पे, अपने अकल की बेस पे सिर्फ जो है ना वो कर लेता है, डाटा को सेगमेंटाइज करने की कोशिश करता है, अपने कस्टमर को सेगमेंट बनाने की कोशिश करता है। दूसरी सेगमेंटेशन करने की जो अप्रोच है आपके पास वो होती है डाटा बेस। वो ये है कि ये आप कस्टमर रिलेटेड डाटा ऑब्टेन करते हैं, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में कस्टमर रिलेटेड डाटाबेस बनाया आपने, उस जो डाटा कलेक्ट किया होगा उस कलेक्टेड डाटाबेस की जो है बुनियाद पर आप लोग कस्टमर को जो है ना वो कस्टमर के सेगमेंट्स आप लोग डिज़ाइन करते हैं। अब सवाल ये आता है कि इनमें से ज़्यादा बेहतर अप्रोच कौन सी है? इनमें से ज़्यादा बेहतर जो अप्रोच है वो आपकी डाटा बेस्ड है। उसकी रीज़न है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन की बेस पे अगर आप सेगमेंट डिज़ाइन करने की और बनाने की कोशिश करेंगे, आपका नॉलेज लिमिटेड है, आपका जो है ना रिसोर्सेज लिमिटेड है, हो सकता है आपको मार्केट की पूरी पिक्चर ना पता हो, मार्केट की पूरी पिक्चर का आइडिया नहीं है आपको, तो आप अच्छे तरीके से सेगमेंट नहीं बना सकते। ऑन द अदर हैंड अगर डाटाबेस सेगमेंटेशन करते हैं तो आपके पास पूरा मार्केट का ओवरव्यू है, आपके पास कस्टमर का ओवरव्यू है, कंपैरेटर का ओवरव्यू है, प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू है। जब आपके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है तो उस बेस पे किया हुआ फैसला, उस बेस पे की हुई डिसीजन मेकिंग, अच्छी डिसीजन मेकिंग जो है ना उसमें शुमार होगा। अब देखते हैं कि जी इंट्यूशन बेस्ड सेगमेंटेशन होती क्या है। जी इंट्यूशन बेस्ड सेगमेंटेशन है कि जी ब्रेन स्टॉर्म्स सेगमेंटेशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है कि जी आप बैठते हैं, बैठ के अपनी अक्ल और फहम के मुताबिक जो चीज़ आपको समझ में आती है, बेहतर लगती है, उसको जो है ना खुद ही अपनी सोच और अपने एनालिसिस के बेस पे आप जो है ना वो डिसीजन करते हैं। अब उसके लिए आपके पास प्रॉपर कोई डाटा नहीं है, लेकिन आपको होता है ना कि आपकी गट फीलिंग ये कहती है, जी मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि ऐसा होना चाहिए, इसको बोलते हैं इंट्यूशन। अच्छा, अब इसमें जो है आप किन किन बेस पे सेगमेंटेशन कर सकते हैं इंट्यूशन में? अच्छा, सेगमेंटेशन के वेरिएबल्स जो हैं वो दोनों में सेम होंगे, लेकिन बेसिक जो पीछे फ़र्क है, फ़र्क सिर्फ ये है कि आप डाटा के बेस पे सारी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या सिर्फ अपने इल्हाम के बेस पे कर रहे हैं। वेरिएबल्स इसमें आपकी एज, जेंडर, लाइफस्टाइल, SIC स्टैंड फॉर सोशल इकनॉमिक क्लास, ठीक है, सोशल इकनॉमिक क्लास नहीं है ये, SIC स्टैंड फॉर सोशल क्लास समथिंग है, लेकिन आई मेरे से स्किप हो गया, चलिए मैं बाद में बता दूँगा। अच्छा, उसके बाद है साइज़ और लोकेशन वगैरह, ये डिफरेंट जो है ना आपके पास वो वेरिएबल्स हैं जिसकी बेस पे आप लोग अपनी इंट्यूशन बेस्ड सेगमेंटेशन कर सकते हैं। आप लोगों की प्रोफाइल्स बनाते हैं,
प्रोफाइल बनाने के बाद अंदाजे से सेगमेंट का साइज़ कंप्यूट करते हैं। जब सेगमेंट का साइज़ कंप्यूट कर लेते हैं तो फिर आप ये चेक करते हैं कि जितने भी सेगमेंट्स हैं जो आपने डिज़ाइन किए हैं उनमें से ऐसा कौन सा सेगमेंट है जो आपकी कंपनी के साथ आपके साथ जो है ना मैच करता है, फिट करता है, फिट बैठता है। उसके बाद फिर आप आपने कौन से सेगमेंट को टारगेट करना है उसकी आप डिसीजन करते हैं। ये डिसीजन आपके पास हो सकते हैं कि आपने किसी एक सेगमेंट को टारगेट करना है या मल्टीपल सेगमेंट्स को टारगेट करना है या पूरी की पूरी मार्केट को टारगेट करना है आपने। अब आ जाते हैं डाटाबेस सेगमेंटेशन। डाटाबेस सेगमेंटेशन ये होती है कि आपके पास डाटा होता है, डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ डाटा होता है। आप उस डाटा को एनालाइज करते हैं डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हुए, एक्सेल यूज़ करते हुए, एसपीएसएस यूज़ करते हुए आप डाटा का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद फिर आप देखते हैं कि जी आइडेंटिफाई कि आपकी ऐसे कौन से सेगमेंट हैं जिनसे लो वैल्यू प्रोड्यूस की करवाई जा सकती है, ऐसे कौन से सेगमेंट हैं जिनसे हाई मीडियम वैल्यू प्रोड्यूस करवाई जा सकती है और ऐसे कौन से सेगमेंट हैं जिनसे हाई वैल्यू प्रोड्यूस करवाई जा सकती है। आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद आप जो है वही वेरिएबल्स सिलेक्शन करते हैं और उसके कस्टमर के जो है वो प्रोफाइल्स आप लोग बनाते हैं। देन जो है आप उसके देखते हैं कि जी जो आपने सेगमेंट्स बनाए हैं वो जो सेगमेंट्स जो हैं किस हद तक आपकी जो कंपनी है, आपकी कंपनी के जो एनवायरनमेंट के साथ फिट बैठते हैं। उसके बाद मार्केटिंग टारगेटिंग डिसीजन कि आप ये सारी की सारी जो डाटाबेस वर्किंग करके आप ये फाइनल करते हैं कि जी हमने एक सेगमेंट को साथ काम करना है या मल्टीपल सेगमेंट के साथ काम करना है या पूरी मार्केट को हमने टारगेट करना है। ये फ़र्क है इंट्यूशन बेस और डाटाबेस सेगमेंटेशन का। इनमें से बेहतर जो होती है वो होती है डाटाबेस सेगमेंटेशन, क्योंकि आपके पास अपने आर्गूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए चीज़ें होती हैं। अब ये सेगमेंटेशन का प्रोसेस जो है, ये सेगमेंटेशन का प्रोसेस हमने पढ़ना है। सेगमेंटेशन के प्रोसेस में 5 बेसिक जो है ना वो स्टेप्स हैं। इसमें आप लोगों ने पहले सेगमेंटेशन पढ़ी होगी, लेकिन आपने हो सकता है सेगमेंटेशन इस एंगल में ना पढ़ी हो या इतनी डिटेल से ना पढ़ी हो जितनी हम लोग अब पढ़ने लगे। सबसे पहले तो सेगमेंटेशन का जो स्टेप है वो है कि आइडेंटिफाई द बिजनेस यू आर इन। आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आप बिज़नेस किस चीज़ का कर रहे हैं। अब इसकी जो एग्जांपल एक है बल्कि नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी की हुई है, बल्कि मैं उधर जाकर चल करता हूँ। आइडेंटिफाई रेलेवेंट सेगमेंटेशन वेरिएबल। आप देखते हैं कि जी आपने किस बेस पे अपनी मार्केट को सेगमेंटाइज करना है। तीसरे नंबर पे देखते हैं एनालाइज द मार्केट यूजिंग दीज वेरिएबल। आप मार्केट को एनालाइज करते हैं ये वेरिएबल्स यूज़ करते हुए कि जी कौन सा इसमें स्ट्रेटेजिक फिट भी आ जाता है, इसमें मार्केट की सेगमेंट की ग्रोथ भी आ जाती है वगैरह वगैरह। असेस द वैल्यू ऑफ मार्केट सेगमेंट्स, जैसे मैंने अभी बात की थी लो वैल्यू, हाई वैल्यू और मीडियम वैल्यू, कि आपको सेगमेंट कौन से सेगमेंट की कौन सी वैल्यू है। उसके बाद जो है आपने टारगेट मार्केट को आप जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो आपने किस सेगमेंट को सर्व करना है, किसको नहीं करना। अच्छा, अब ये बेसिकली था कि जी जो सबसे पहला स्टेप था कि जी आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जी आप किस मार्केट में, आपका बेसिक बिजनेस क्या है आपका। जब आप अपने सबसे पहले बिज़नेस को डिफाइन कर लेंगे ना कि आप बिज़नेस किस चीज़ का कर रहे हैं, उस बेस पे फिर कल आपके बाकी चीज़ें डिसाइड होंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आप बिज़नेस किस चीज़ का कर रहे हैं तो आपको जो है ना उसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ जो है ना वो हो सकता है आप लोग आपको बनाएं आप। अब इसमें एग्जांपल लिखिए कि फॉर एग्जांपल आप किचन का काम करते हैं। किचन का काम करने से मुराद किचन के कैबिनेट बनाते हैं आप। किचन में जो है ना वो जो चिमनी बनती है, आप सारी लकड़ी का ये जो किचन में जितना भी काम होता है वो सारा का सारा आप लोग जो कैबन्स बना रहे हैं, ड्रॉट सेट बना रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं आप किचन के काम के। तो आपने सबसे पहले ये समझना है, ये फैसला करना है कि आया कि आप टिम्बर का काम, लकड़ी का काम करते हैं या आप जो है उसका काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। क्योंकि अगर तो आप टिम्बर का काम करते हैं तो आपके कंपेटिटर्स और होंगे, यानी फर्नीचर का काम करते हैं तो कंपेटिटर्स और होंगे। अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आपके कंपेटिटर्स और होंगे। दोनों केसेस में कस्टमर भी डिफरेंट होंगे। सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका बिज़नेस क्या है, ताकि बिज़नेस को समझने के बाद अकॉर्डिंगली आप लोग अपनी स्ट्रैटेजीज अगली बनाएंगे। अच्छा, आपके 3 तरह के बेसिक कंपैरेटर्स हैं। एक है बेनिफिट कंपैरेटर है, प्रोडक्ट कंपैरेटर्स हैं और जियोग्राफिक कंपैरेटर्स। बेनिफिट कंपैरेटर्स आर अदर कंपनीज डिलीवरिंग द सेम बेनिफिट टू द कस्टमर।
दिस माइट इंक्लूड विंडो रिप्लेसमेंट कंपनीज, लाइटिंग, एयर कंडीशनर। अब देखो जैसे मैं फर्नीचर का काम करने की बात कर रहा था, अब फर्नीचर भी कंस्ट्रक्शन के अंदर ही यूज़ हो रहा है। अब कंस्ट्रक्शन में और कौन कौन से काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन में जो है ना एसी की इंस्टॉलेशन भी होती है, आपकी खिड़कियों का काम भी होता है, ठीक है, आपके बाथरूम की रेनोवेशन वगैरह डिफरेंट किस्म के काम हैं। अभी सारे के सारे काम जो हैं ये घर को मुकम्मल करने वाली जो चीज़ें हैं ये वो वाले काम हैं सारे। आपके इस तरह के जो कंपेटिटर्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं बेनिफिट कंपेटिटर्स। ऐसे कंपेटिटर विच आर डिलीवरिंग सेम बेनिफिट। इसकी अगर एक और एग्जांपल दें, इसकी एक एग्जांपल जो है मैंने शायद पहले भी आपको दी होगी, फिर भी आपको बता देता हूँ मैं। वो ये है कि जी अगर आप मल्टीपल दोस्तों का जो है ना प्लान बनता है कि कहीं कहीं बाहर चलते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो अब घूमने फिरने जाना तो यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, आप वो कहीं पे स्पेंड कर सकते हैं। अब वो स्पेंड आप कर सकते हैं किसी रेस्टोरेंट में बैठें, खाना खाएं, गपशप करें, वहाँ पे भी स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आप किसी सिनेमा में जाकर मूवी देख के वहाँ पे भी स्पेंड कर सकते हैं। आप किसी पार्क में जाके वहाँ पे भी जो है थीम पार्क में एंजॉय कर सकते हैं। अब पैसे आपके पास वही हैं, अब वो रेस्टोरेंट में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, वो सिनेमा में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, वो जो है ना थीम पार्क में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बेसिकली तो यू वांट टू गेट एंटरटेन, आप एंटरटेन होना चाह रहे हैं, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं कहीं पे, तो हर वो बिज़नेस जो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है तो वो हमारे हिसाब से बेनिफिट कंपेटिटर्स में आएगा, आपस में वो कंपेटिटर्स होंगे। दूसरा है प्रोडक्ट कंपेटिटर्स। अच्छा, ये ऐसे कंपेटिटर्स होते हैं जो कि सेम वही प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, इनको हम प्रोडक्ट कंपेटिटर्स कहते हैं। जैसे अगर मैं रेस्टोरेंट का बिज़नेस कर रहा हूँ तो जो दूसरा रेस्टोरेंट होगा वो मेरा कंपेटिटर होगा। अगर मैं चेयर्स बनाता हूँ तो दूसरा जो बिज़नेस जो कि चेयर्स बनाता होगा वो मेरा कंपेटिटर्स होगा। अगर मैं मोबाइल फ़ोन बना रहा हूँ एंड्रॉयड के, तो दूसरा बिज़नेस जो कि सेम तरह का फ़ोन बना रहा होगा वो मेरा प्रोडक्ट कंपेटिटर्स होगा। ठीक है, अब किचन की एग्जांपल यहाँ पे चल रही है, किचन में भी लिखा हुआ कि ऐसा बंदा जो ऐसा दूसरा बिज़नेस जो कि इसी तरह के किचन की फर्निशिंग के अंदर की सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, वो प्रोडक्ट कंपेटिटर होगा किसी किचन मैन्युफैक्चरर के लिए, किचन फर्नीचर मैन्युफैक्चरर के लिए। इसके बाद आ जाता है जियोग्राफिक कंपेटिटर्स। ये वो वाले कंपेटिटर्स हैं जो कि एक हमारी ही टेरिटरी के अंदर, जियोग्राफिक टेरिटरी के अंदर या तो बेनिफिट कंपेटिटर्स हैं या प्रोडक्ट कंपेटिटर्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ये हमारे जियोग्राफिक कंपेटिटर्स हैं। मेजर जो दो है हमारे वो बेनिफिट कंपेटिटर्स और प्रोडक्ट कंपेटिटर्स हैं। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हमें कंपेटिटर्स का क्यों पता होना चाहिए। कंपेटिटर्स का इसलिए पता होना चाहिए ताकि हमें हमारी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो कि कंपेटिटर क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, उसका मार्केटिंग मिक्स क्या है, उसके जो है ना वो कस्टमर बेस कितनी है उसकी, ठीक है, उसका मार्केट में इमेज क्या है उसका। आप उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजी बना के आप कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक जो है ना वो रीज़न है आपकी इसकी कंपेटिटर्स को समझने के लिए। नेक्स्ट है कि जी क्राइटेरिया फॉर सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट। आपको पता है कि आपकी दो तरह की मार्केट है, एक हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट, दूसरी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस मार्केट। अब कंज्यूमर मार्केट को सेगमेंटाइज करने के जो है ना वेरिएबल्स या तरीका का थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, और जो बिजनेस मार्केट है इसको डील करने का इसका जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले हम लोग देखते हैं कि जी कंज्यूमर मार्केट में को अगर आपने सेगमेंटाइज करना है, उसको सेगमेंटाइज करने में कौन कौन से जो है ना वो तरीकाकार हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं उसमें आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे लाजमी, जब आप सेगमेंटेशन आप लोगों ने पढ़ी थी। सबसे पहला है डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स हैं। अच्छा, इसको डेमोग्राफिक में जाने से भी पहले दो ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है आपके सेगमेंटेशन वेरिएबल्स को। सबसे पहला जो है वो है यूज़र एट्रीब्यूट, यानी कि जो इस्तेमाल करने वाला है, जो कंज्यूमर या जो कस्टमर है, आप उसके एट्रीब्यूट के बेस पे मार्केट को डिवाइड करते हैं। जो इस्तेमाल करने वाला है उसके एट्रीब्यूट के बेस पे आप मार्केट को डिवाइड करते हैं। दूसरा है यूजेज एट्रीब्यूट, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्या होना है, कितना होना है, आप उस हवाले से मार्केट को डिवाइड करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक है यूज़र एट्रीब्यूट के इस्तेमाल करने वाले के एट्रीब्यूट के बेस पे मार्केट को डिवाइड करना, दूसरा है यूजेज एट्रीब्यूट कि उसका इस्तेमाल क्या होना है, क्या करना है, उसके बेस पे मार्केट को डिवाइड करना। ये दो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। आगे इन कैटेगरीज के अंदर मल्टीपल जो है ना हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब पहले हम लोग करते हैं यूज़र एट्रीब्यूट के बेस पे। यूज़र एट्रीब्यूट के बेस पे मुराद जो है ना डेमोग्राफिक्स है। डेमोग्राफिक में एज, जेंडर,
ऑक्यूपेशनल स्टेटस, हाउस होल्ड साइज, मैरिटल स्टेटस, टर्मिनल एजुकेशनल एज, हाउस होल्ड इनकम, स्टेज ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल, रिलीजन, एथनिक ओरिजिन और नेशनैलिटी। ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये सारे आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, इसलिए मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी की सारी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होंगी। ये डिफरेंट जो है ना आपके पास डेमोग्राफिक वेरिएबल्स या डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट है जिसकी बेस पे आप अपने कंज्यूमर मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा है जियोग्राफिक एट्रीब्यूट, किस मुल्क से ताल्लुक़ है, किस रीजन से ताल्लुक़ है, सिटी के हिसाब से किस शहर से ताल्लुक़ है, उस शहर का साइज़ क्या है, आपका पोस्टल कोड क्या है, अब रेजिडेंशियल नेबरहुड, आप किस तरह के इलाके किस तरह के इलाके में आप रहते हैं। जैसे इसको मैं बता देता हूँ रेजिडेंशियल नेबरहुड को, जैसे कि जी आपका जो अगर जो रहायशी एरिया है वो किसी समुंदर वाली साइड पे है मिसाल के तौर पे, अब जो समुंदर वाली साइड पे रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनके नेबर्स जो हैं सी साइड जिसे बोलते हैं, अब वो बेसिकली और तरह के उनकी ज़रूरियात, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा। अब ये है कि कोई ऐसे इलाके में रह रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, जैसे लाहौर में देखें, लाहौर के जो पुराने अंदरून लाहौर जिसे बोलते हैं, जो बहुत कंजस्टेड इलाके हैं जहाँ पे रहायशी बहुत कंजस्टेड है, वहाँ पे और तरह के लोगों की ज़रूरियात होंगी। ये डिफरेंट जो है ना आपके जो डोमेन्स आ जाते हैं रेजिडेंशियल नेबरहुड्स के अंदर। तीसरा है साइकोग्राफिक एट्रीब्यूट। साइकोग्राफिक एट्रीब्यूट जो है इसमें आपकी लाइफस्टाइल आ जाती है, पर्सनैलिटी आ जाता है कि लाइफस्टाइल क्या होती है, पर्सनैलिटी क्या होती है, कि आप किस आपके जो है ना यू लव टू इन्जॉय, ठीक है, आप इन्जॉय करना पसंद करते हैं दोस्तों के साथ या आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप फैमिली फोकस्ड हैं या आप फ्रेंड्स फोकस्ड हैं, आप कैरियर फोकस्ड हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कैसी है। ये डिफरेंट किस्म के जो है ना वो आपके आ जाते हैं इसमें साइकोग्राफिक एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें एक ये चीज़ें भी आ जाती हैं कि आपका जो है वो एज ए कस्टमर आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपका अपना इख्तियार कितना है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी डिसीजन मेकिंग आपके फैमिली करती हो, आपकी वाइफ करती हो, आपके जो है ना वो पेरेंट्स करते हो। ये डिफरेंट जो है ना इसमें आ जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं साइकोग्राफिक एट्रीब्यूट में आ जाती हैं, लाइफस्टाइल में और पर्सनैलिटी में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूजेज एट्रीब्यूट। यूजेज एट्रीब्यूट से मुराद के जो प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं उसके इस्तेमाल की बेस पे, पहला था कि इस्तेमाल करने वाले की बेस पे। यूज़र एट्रीब्यूट ये है कि जो प्रोडक्ट का इस्तेमाल है उस इस्तेमाल की बेस पे आप जो ना मार्केट को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट वेरिएबल्स, एंड दोज वेरिएबल्स आर बेनिफिट सॉर्ट। बेनिफिट सॉर्ट से मुराद ये है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, कस्टमर आपके प्रोडक्ट से बेनिफिट क्या अवेल करना चाहता है या कस्टमर के लिए कौन से बेनिफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो बेनिफिट सॉर्ट में आ जाता है, जैसे मैं बॉल पेन बनाता हूँ, एक पेन बना रहा हूँ मैं, अब सुहेल वो पेन इसलिए परचेज़ कर रहा है तो पेन लिखता अच्छा है, फिर वो पेन इसलिए परचेज़ कर रही है कि पेन जो है ना वो सस्ता है, ठीक है, वो लैल वो इसलिए परचेज़ कर रही है कि मेरे घर के बिल्कुल सामने दुकान है जहाँ से मिल जाता है, ठीक है, वो वाला पेन। अब पेन एक ही है, अब उसके जो है ना वो तीन जो कस्टमर्स हैं वो तीनों अलग अलग बेनिफिट उसे गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो है ना सस्ता होने की वजह से परचेज़ कर रहा है, दूसरा कस्टमर जो है ना वो उसको करीब से मिल जाता है, कन्वीनियंस की वजह से परचेज़ कर रहा है, तीसरा जो है उसकी उस पर्टिकुलर पेन की परफॉर्मेंस की वजह से परचेज़ कर रहा है। ये तीन अलग अलग तरह के बेनिफिट्स जो हैं एक पेन से ऑब्टेन कर रहे हैं डिफरेंट कस्टमर्स। आप इन बेनिफिट्स के बेस पे अपने कस्टमर को अपनी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। आपने पहले ये देखना कि जी बेनिफिट्स हैं कौन कौन से पॉसिबल आपके जो प्रोडक्ट दे सकती है, और उन बेनिफिट्स में से ऐसे कौन से बेनिफिट हैं जो कि आपको वो जो है ना आपके कस्टमर को चाहिए। इसको बोलते हैं बेनिफिट्स और सेगमेंटेशन। उसके बाद आ जाता है वॉल्यूम कंज्यूम्ड। वॉल्यूम कंज्यूम से मुराद कि जी उस पर्टिकुलर जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपके कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को कितना यूज़ करते हैं, ठीक है, कितना कंज्यूम करते हैं। अब कुछ होते हैं, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, अब जो हमारा नारवल का जो एरिया है ना, नारवल का और नारंग मंडी, ये जो पर्टिकुलर एरिया, इसका जो चावल जो है, इसका चावल पूरे पाकिस्तान में फेमस है कि चावल इनका इस बेल्ट का चावल अच्छी क्वालिटी का होता है। और कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इसी बेल्ट के लोग चावल खाते भी काफ़ी हैं, डिफरेंट फॉर्म के अंदर, चाहे वो बिरयानी है, पुलाव है, सादे चावल है, ठीक है, वो चावल खाते भी काफ़ी हैं। अब
अगर हमने अपने बिज़नेस को सेगमेंटाइज करना है कि चावल का बिज़नेस है हमारा, कि ज़्यादा खाने वाले, कम खाने वाले, ठीक है, और जो है उसमें जो है ना बिल्कुल ना खाने वाले, मिसाल के तौर पर ये 3 सेगमेंट्स हैं। आपकी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना कंज्यूम होता है या कितना कंज्यूम होगा, इस बेस पे भी आप लोग अपने मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं वॉल्यूम कंज्यूम्ड। उसके बाद है शेयर ऑफ कैटेगरी स्पेंड, कि जो प्रोडक्ट आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो ज़्यादा किसी न किसी प्रोडक्ट कैटेगरी से बिलोंग करती होगी। अभी जैसे मैं चावल की एग्जांपल लूँ, अब चावल जो है ये है हमारा जो डेली डेली मील्स हैं, डेली मील की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब डेली मील में गंदम की रोटी भी आ जाती है, चावल भी आ जाते हैं, और डिफरेंट जो है ना हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाती हैं। हमारे इसमें नान भी आ जाते हैं, खमीरी रोटी आ जाती है, डिफरेंट किस्म के इसमें प्रोडक्ट्स हैं जो कि मील के अंदर, खाने के अंदर यूज़ होते हैं। अब आप जो है इस आपने ये देखना है कि कस्टमर जो है जो डेली मील लेता है, फॉर एग्जांपल 1 महीने के अंदर कस्टमर जो है वो खाना खा लेता है जी, वो फैमिली उसकी 10,000 रुपये का जो है ना राशन जो है, जो मील जो है खाने के बाद में वो खा लेती हैं। अब उस 10,000 में से कितने पैसे आपके प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंड करता है, यानी अगर मैं चावल बेचता हूँ तो उस 10,000 में से वो चावल पे कितना स्पेंड करता है, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000 कितना स्पेंड करता है। आप इस बेस पे भी अपने मार्केट को सेगमेंटाइज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं शेयर ऑफ कैटेगरी स्पेंड। तो आपकी प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट कैटेगरी से बिलोंग कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट, आपके जो बिज़नेस है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कस्टमर कितना स्पेंड करता है या कितने चांसेस हैं कि वो स्पेंड करेगा, इस बेस पे जो आपकी सेगमेंटेशन होगी उसको हम लोग बोलते हैं शेयर ऑफ कैटेगरी स्पेंड। ओके, अब ये जो है, अब हमने मल्टीपल बेसिस आपको मैंने बताई हैं सेगमेंटेशन के लिए, चीज़ों को सेगमेंटाइज करने के लिए। अब लाजमी नहीं कि आप एक ही सेगमेंट को टारगेट करें, आप मल्टीपल सेगमेंट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये भी लाजमी नहीं कि आप जो है ना एक ही वेरिएबल को यूज़ करें, आप लोग मल्टीपल वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं मार्केट को सेगमेंटाइज करने के लिए। इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, इसकी एग्जांपल ये है, जैसे अब भी जो है ना ये आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नारवाल। अब कोई बंदा कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, वो बिज़नेस ये करना चाह रहा है कि मैंने यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में ये जो आपकी रिफ्रेशमेंट की आइटम्स होती हैं, जिसमें दही भल्ले, पापड़ी चाट, गोलगप्पे वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है ना कोई बंदा बिज़नेस करना चाह रहा है। अब वो डाटा उसको चाहिए, उसे मार्केट को सेगमेंटाइज करना है, और वो कौन से वेरिएबल को यूज़ करेगा। अब उसमें जो है ना आपके जो है ना ये चीज़ पर्टिकुलरली जो यूथ है, यूथ के अंदर पाई जाती है, और यूथ के अंदर भी उस तरह की जो खट्टी मीठी चीज़ें हैं वो आमतौर पे फीमेल्स ज़्यादा प्रेफर करती हैं। मेल्स भी प्रेफर करते हैं, लेकिन फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं, उनको ज़्यादा खट्टी मीठी चीज़ें खाने का जो है ना वो शौक़ होता है। अब वो 2 बेसिक वेरिएबल्स जो है ना वो यूज़ करेगा, 3 भी बल्कि कर सकता है। एक तो ये कि आप जो एज कितनी है, अब उसको एज ग्रुप चाहिए, वो वाला एज ग्रुप जो कि तकरीबन कोई 18 साल से लेके 25-26 साल जो है, इस एज ग्रुप के लोग चाहिए उसको। अच्छा, अब इस एज ग्रुप में कौन से चाहिए, इस एज ग्रुप में वो चाहिए जो कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, या इनका यूनिवर्सिटी से पास कोई आना जाना है, कोई पास किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये 2 वेरिएबल आ गए। तीसरा, अब इनकम के बेस पे भी कर सकता है कि जी जिनकी ये इतनी पर्टिकुलर इनकम होगी वही मेरी प्रोडक्ट खाएंगे, उससे कम वाले या उससे ज़्यादा वाला मेरे ब्रांड में, मेरे बिजनेस में नहीं आएगा खाने के लिए। अब वो मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ कर रहा है, मल्टीपल वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं मार्केट को सेगमेंटाइज करने के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई, चॉकलेट मार्केट की एग्जांपल लिखी हुई है कि आप जो है वो मार्केट को सेगमेंटाइज करना है आपने, तो आप 2 बेसिक वेरिएबल्स हैं। पहला वेरिएबल तो है सेटिस्फेक्शन, कि आप जो है कस्टमर किस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, या कस्टमर जो है वो अपने ये चॉकलेट की कंजम्पशन के अंदर सेटिस्फेक्शन का क्या लेवल होगा, या किस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए, किस नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है, एक वेरिएबल ये है। दूसरा ये है कि यूजेज, उसका इस्तेमाल किस तरीके से करता है या करना चाहता है कस्टमर। अब ये 2 बेसिक वेरिएबल्स हैं, एक है यूजेज, दूसरा है सेटिस्फेक्शन। अगर हम यूजेज पे जाते हैं तो मल्टीपल ऑप्शन है। एक तो ये कस्टमर आपसे परचेज़ करता है चॉकलेट,
और खड़ा खड़े खा जाता है, उसको बोलते हैं ईट नाउ, फ़ौरन चॉकलेट खा ली। दूसरा टेक होम, चॉकलेट ली तो कहते हैं घर जा खाऊंगा, जब मैं साथ मूवी देख रहा हूँ, जब बेटा पढ़ रहा हूँ साथ से चॉकलेट खा लूँगा मैं, इसको बोलते हैं टेक होम। तीसरा है फैमिली शेयरिंग, वो ये कि ये चॉकलेट लेता है या चलो मैं घर ले जाता हूँ, छोटे बहन भाई या साथ पेरेंट्स हैं वो भी मिलकर बैठ के खा लेंगे, ये उसका एक और इस्तेमाल है। द फोर्थ चौथा इस्तेमाल क्या है, वो है आपका गिफ्ट, कि वो चॉकलेट परचेज़ करता है कि मैंने जो है ना अपने किसी फैमिली मेम्बर को या अपने किसी हस्बैंड वाइफ को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मैं जो है ना गिफ्ट करूँगा ये चॉकलेट जो है। अब ये मल्टीपल यूजेज हैं आपके चॉकलेट के। अब आ जाता है कि सेटिस्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्या आपका जो कस्टमर है वो भूख ख़त्म करने के लिए चॉकलेट खा रहा है या खाता है या परचेज़ करता है। दूसरा जो है वो है लाइट स्नैकिंग। लाइट स्नैकिंग से मुराद ये है कि यार जैसे कई बंदे होते हैं जिनको मिड नाइट स्नैकिंग भी बोलते हैं, कि आधी रात को उनको कुछ ना कुछ खाने को दिल कर रहा होता है। वो मेरे जैसे कई बंदे होते हैं जिनको इस तरह की आदत होती है। अब उनको हल्के फुल्के कोई भी चीज़, चाहे वो निम्को हो गई, चाहे वो किसी किस्म के जो है ना वो घर में अगर कोई चीज़ बनी है, कोई सैंडविच वगैरह, इस तरह की कोई भी चीज़ है, वो जो है ना रात के टाइम वो खाते हैं या खाने को प्रेफर करते हैं। इसको बोलते हैं लाइट स्नैकिंग, कि हल्के फुल्के मंचिंग के लिए कोई चीज़ चाहिए। उसके बाद थर्ड है इंडल्जेंस। इंडल्जेंस से मुराद कि उनको उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, चॉकलेट है, उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैबिट है, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है वो, और वो रेगुलरली रूटीन में खाते हैं वो चीज़ें। ठीक है, अब ये तीन इस्तेमाल हैं आपके, यानी ये तीन बेसिक ज़रूरियात हैं जिसको आपकी चॉकलेट जो है वो सेटिस्फाई कर सकती है। अब इस पे सेगमेंट बनाएं। अच्छा, अभी देखें, अगर तो अब ईट नाउ आपने फ़ौरन खाना है और आपने अपनी भूख ख़त्म करने के लिए खाना है, तो आपके चॉकलेट का बेसिकली फंक्शनल यूज़ है। आप क्योंकि आपको भूख भी लगी है और आप फ़ौरन खाना चाह रहे हैं, आप बेसिकली एक फंक्शन के तहत जो है ना आप ऑपरेट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो है ना कह लें कि इसका फंक्शनल कस्टमर्स हैं। दूसरे जो है इंडल्जेंस। इंडल्जेंस में वो लोग आते हैं कि जी जो है इसमें इमोशनल नीड में लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जो जिनको इसकी इमोशनली अटैच हैं उस चॉकलेट के साथ, उनको जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा उस चीज़ की, उनको रूटीन में रेगुलरली खाते रहते हैं, यानी कि अपनी इस नीड को सेटिस्फाई करना और खाने भी फ़ौरन है। उस तरह के हम कस्टमर्स को कहते हैं कि वो लोग इमोशनली अटैच्ड हैं, उनकी इमोशनल नीड है ये वाली चॉकलेट। वो सिर्फ उनकी भूख को पूरा नहीं करती, वो उनकी जो ना माइंड को सेटिस्फाई करती है कि वो खुद कंज्यूम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लेटर शेयरिंग। लेटर शेयरिंग से मुराद है कि लोग जो है ना वो घर ले गए, घर जाकर जो है ना वो फैमिली से शेयर करना है, और हल्का फुल्का सारी फैमिली ने जब अगर मंचिंग का दिल कर रहा है तो खुद भी खा लिया, फैमिली को भी दे दिया। इस तरह की जो हमारी जो सेगमेंट है इसको लोग बोलते हैं लेटर शेयरिंग। और जो प्लान्ड बिहेवियर है, प्लान्ड बिहेवियर तो ये होता है कि आप चॉकलेट परचेज़ कर रहे हैं लेकिन अपने लिए परचेज़ नहीं कर रहे, आपने किसी को गिफ्ट करना है और आपको अपने किसी लव्ड वन को गिफ्ट करना अच्छा लगता है। अगर ऐसी कोई भी एक्टिविटी होगी तो आप इसको प्लान करेंगे पहले कि अच्छा तो मैंने किसको गिफ्ट देना है, कितनी क्वांटिटी में गिफ्ट देनी है, कौन सी चॉकलेट मैंने गिफ्ट देनी है, आप इसका पूरा का पूरा प्लान करते हैं पहले। ये आपके दो वेरिएबल यूज़ करके मल्टीपल सेगमेंट्स आपके जो है ना डिज़ाइन हो गए हैं। आपके मल्टीपल सेगमेंट्स जो है ना वो आप बनाए हैं आपने मल्टीपल सेगमेंट्स, ये दो है, आप दो से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको गोलगप्पों वाली एग्जाम्पल दी। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके जो बिज़नेस मार्केट को सेगमेंटाइज करने के जो वेरिएबल हैं। पहले कंज्यूमर मार्केट के मैंने बताए, अब आ जाते हैं बिज़नेस मार्केट के वेरिएबल्स जो सेगमेंटाइज करने के हैं। अच्छा, इसमें पहले तो लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। ये सादे लफ्ज़ों में आपको बताऊं, ये बेसिकली क्लासिफिकेशन एक अमेरिकन भी हो सकती है या पाकिस्तान में भी बिज़नेस वर्ल्ड आपस में कर सकते हैं। वो ये चीज़ें आ जाती हैं कि बिज़नेस किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और बिज़नेस का स्केल कितना है, इस बेस पे उनको कोड्स असाइन किए हुए हैं। वैसे टेक्सटाइल वालों को मिसाल के तौर पे 1 कर दिया, आपके जो फर्नीचर की मार्केट है उसको 2 कर दिया, आपकी जो आ जाती है कंस्ट्रक्शन की जो मार्केट है उसको 3 कर दिया, आपके जो है ना वो इंश्योरेंस की जो मार्केट है उसको 4 कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद उनका स्केल आ जाता है, लार्ज स्केल है, मीडियम स्केल है। ये डिफरेंट इनके साइज़ और इंडस्ट्री का जो ताल्लुक़ है आपस में, इनको जो है ना आपस में करके कंप्रीहेंड करके उनकी कंप्रीहेंशन करके
आप जो है उनकी कोडिंग कर लेते हैं। इस तरह की जो सेगमेंटेशन है उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आ जाता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में आप लोग ये कर सकते हैं कि आपकी जो मार्केट है वो कितने कंसंट्रेटेड है या कितनी फैली हुई है, यानी कि जियोग्राफिकली। बेसिकली ये जियोग्राफिक सेगमेंटेशन है कि जी आप जो है आपका जो कस्टमर जो कि खुद एक बिजनेसमैन है, आया कि वो आपके ही शहर में है या किसी दूसरे शहर में है, किसी दूसरे सूबे में है, किसी दूसरे मुल्क में है, या डिफरेंट जो है ना कि वो आपसे कितनी दूर है, इस बेस पे भी आप सेगमेंट कर सकते हैं अपनी मार्केट को। साइज़ के बेस पे कि जी कोई लार्ज साइज़ बिजनेस है या मीडियम साइज़ है, स्मॉल बिजनेस है, आप इसमें जो है ना नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के हिसाब से भी काम कर सकते हैं कि जी आपका जो कस्टमर है उसके आप जो कि खुद एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके पास कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके पास 100 हैं, 50 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, कितने हैं, इस बेस पे भी आप लोग अपनी मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। उसके बाद है अकाउंट स्टेटस। इसमें एक और चीज़ प्रॉफिट भी आ जाता है और टर्नओवर भी आ जाता है कि आप प्रॉफिट कितने अर्न कर रहे हैं, प्रॉफिट के साथ साथ जो है ना वो उसका जो है टोटल रेवेन्यू कितना है उसका, ये चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। कितने कस्टमर के पास, कस्टमर रिटेंशन रेट क्या है हमारे कस्टमर का, इस बेस पे भी आप लोग इसको मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटस से मुराद ये है कि आपका जो कस्टमर है, आप वो बेसिकली कोई इंटरनेशनल बिजनेस लेवल पे बिज़नेस कर रहा है या किसी नेशनल लेवल पे बिज़नेस कर रहा है पूरे मुल्क में, या मुल्क के अंदर भी किसी एक स्पेसिफिक रीजन में, पंजाब में, साउथ पंजाब में या उधर सिंध में किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर काम कर रहा है, इसको अकाउंट स्टेटस कहते हैं। अकाउंट वैल्यू से मुराद है कि उसके जो टोटल जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन हैं, परचेज हैं, वो कितने, 50,000 से कम वाले, 1 लाख से कम वाले, 2 लाख, ये एज एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस किया हुआ। बाइंग प्रोसेस क्या है कि आपके जो बिज़नेस, आपका जो कस्टमर है B2B मार्केट का, उसका बाइंग प्रोसेस क्या है, क्या वो ओपन टेंडर के ज़रिए काम करते हैं, यानी कि वो ओपन टेंडर परचेज़ की, बेसिकली B2B सेल परचेज़ की किस्में हैं। सील्ड बिड में काम करते हैं, इंटरनेट ऑक्शन है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज है। ओपन टेंडर होता है कि जी आप चाहते हैं कि कस्टमर ने कुछ चीज़ परचेज़ करनी है, कस्टमर कहता है कि जी मैंने ये चीज़ परचेज़ करनी है, तो वो वाले बिज़नेस जो कि मुझे चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, अपना टेंडर दें, तो वो ओपनली आके बताते हैं कि ये मैं आपको इतने की प्रोवाइड कर दूँगा, दूसरे के इतने की प्रोवाइड कर दूँगा, तीसरे के इतने की प्रोवाइड कर दूँगा। इसको ओपन टेंडर कहते हैं। सील्ड बिड ये होता है कि जी जो है ना जितने भी पॉसिबल सप्लायर्स हैं वो उनको कस्टमर को सील करके लिख के भेजते हैं कि आपको मैं ये वाली प्रोडक्ट्स इस रेट पे ऑफ़र कर दूंगा। तो जब वो सारी बिड्स जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं, बोलियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनमें से जो है ना वो अपना जो वो पैकेट उसको फिर पढ़ते हैं सारी बिड्स को, तो जो बिड ज़्यादा सूटेबल हो उसको वो जो है ना वो कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। उसके बाद इंटरनेट ऑक्शन है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी आप जो है ना ऑक्शन करवा सकते हैं कि हमें ये वाली प्रोडक्ट्स चाहिए, तो कौन बंदा इसको हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद क्या उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। उसके बाद बाइंग क्राइटेरिया आ जाता है। बाइंग क्राइटेरिया कि आया उसने वो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई कितनी है, कि वो जो है आपके साथ किस टर्म के साथ चल रहा है, क्या आपने रेगुलर रूटीन में आपने ही चीज़ें प्रोवाइड करनी है या कर रहे हैं उसको। उसके अलावा जो है ना प्रोडक्ट क्वालिटी क्या डिमांड करता है, प्राइस के हवाले से क्या उसकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट है आपके कस्टमर की। और उसके अलावा जस्ट इन टाइम अप्रोच आप लोगों ने पढ़ी होगी, कि नहीं पढ़ी तो ये बताइए कि लेक्चर के बाद मैं आपको बता दूंगा। और इसके बाद सर्विस सपोर्ट बिफोर एंड आफ्टर सेल के बिफोर एंड आफ्टर सेल सर्विसेज कौन कौन से रिक्वायर्ड है कस्टमर को, ये सारे के सारे बाइंग क्राइटेरिया है। इस बेस पर भी आप मार्केट को सेगमेंटाइज कर सकते हैं। प्रोपेंसिटी टू स्विच कि आपका जो कस्टमर है वो आपसे कितना सेटिस्फाइड है, और इस बेस पे भी आप मार्केट को जो है ना वो सेगमेंटाइज कर सकते हैं। इस बेस से हमें ये पता लगता है कि ऐसे कितने कस्टमर हैं जो कि हमें छोड़ के चले जाएंगे, और ऐसे कितने कस्टमर हैं जो कि हमारे साथ बने रहेंगे। ये चीज़ें हमें पता लगती है हमारे कस्टमर के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से। शेयर ऑफ कस्टमर स्पेंड इन द कैटेगरी जो है कि आपका जो बिज़नेस है वो सोल प्रोप्राइटर है या मेजॉरिटी सोल सप्लायर है। अच्छा, अब इसमें ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कस्टमर को जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, मिसाल के तौर पे जो कस्टमर है वो कुर्सियाँ बनाता है, तो उसको कुर्सियों के लिए लकड़ी चाहिए, तो क्या उसको जिस भी किस्म की लकड़ी चाहिए होगी, क्या आप अकेले उसको सप्लाई करेंगे
एक ये ऑप्शन है। दूसरा है कि मैं अकेला तो नहीं करूँगा, लेकिन उसको 100% अगर चाहिए तो 100% में से 70-80% मैं सप्लाई करूँगा। इसको बोलते हैं मेजॉरिटी सप्लायर। उसके बाद आया था माइनॉरिटी सप्लायर। वो ये आ जाता है कि जी 100% जो उसको लकड़ी चाहिए उसमें से 10% या 5% मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये माइनॉरिटी सप्लायर। उसके बाद है नॉन सप्लायर। नॉन सप्लायर में ये चीज़ है कि मैंने अभी तक अपने कस्टमर को कभी प्रोडक्ट ऑफर प्रोवाइड की ही नहीं। मैंने वो पहले किसी और से परचेज़ कर रहा था, अभी तक उसने मेरे से परचेज़ किया ही नहीं है, ये नॉन सप्लायर में आ जाता है। जियोग्राफी में कि किस शहर में जो है ना आपका वो आपका कस्टमर का बिज़नेस सिचुएटेड है, किस रीजन में है, किस कंट्री में है, किस ट्रेडिंग ब्लॉक में है। ये ट्रेडिंग ब्लॉक है, आपने यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा। ये ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, बेसिकली मुख्तलिफ ममालिक ने मिलकर ट्रेड ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। यूरोपियन यूनियन है, एशियन है, ये है एशियन स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऐसा कुछ इसका कोई अब्रीवेशन है। उसके बाद है बाइंग स्टाइल है कि आपका जो बाइंग स्टाइल है आपके कस्टमर का क्या है, क्या वो रिस्क लेना पसंद करता है या रिस्क से बचने की कोशिश करता है। जितना वो रिस्क लेना पसंद करेगा उतना वो नई प्रोडक्ट्स को ट्राई करेगा, जितना वो रिस्क से बचने की कोशिश करेगा उतना वो नए प्रोडक्ट्स को ट्राई नहीं करेगा।